तो XC इज वेरी स्मॉल या वेरी लो, कम रेजिस्टेंस ऑफर करता है, AC को जाने देगा, DC को इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करता है, नहीं जाने देगा। वेलकम बच्चों, एंड वी आर बैक विद द नेक्स्ट लेक्चर। दिस इज गोइंग टू बी लेक्चर नंबर 19 फ्रॉम द यूनिट EMI एंड AC, and the chapter we are doing is AC, that is alternating current। और alternating current चैप्टर से जो टॉपिक इस लेक्चर में आज हम आपके लिए लाए हैं, that is AC flowing through a purely capacitive circuit। AC मतलब alternating current, जब एक ऐसे सर्किट से फ्लो करता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर लगा हो और कुछ ना हो, ना तो रेजिस्टर हो ना ही इंडक्टर हो, सिर्फ क्या लगा हो, सिर्फ कैपेसिटर। तो जब वो AC ऐसे सर्किट से फ्लो करेगा जिसमें सिर्फ कैपेसिटर लगा हो, तब ऑल्टरनेटिंग करंट और ऑल्टरनेटिंग EMF किस तरीके से आपस में रिलेटेड होते हैं, क्या फेज रिलेशनशिप है इन दोनों के बीच में, कौन आगे होगा कौन पीछे होगा, या दोनों एक साथ फ्लो करेंगे, वो सब चीज़ें हम यहाँ पर इस टॉपिक में देखने वाले और समझने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को एक डायग्राम के साथ, एक ऐसा सर्किट डायग्राम जिसमें सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर लगा हो। तो आई एम ऑलरेडी हैविंग द डायग्राम विद यू। ये मेरे पास एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C है, और क्योंकि इसमें मुझे ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो करवाना है, तो मैं इसको एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ EMF के साथ कनेक्ट कर दूंगा। एक ऐसा सोर्स जो ऑल्टरनेटिंग सोर्स है ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, तो उसके लिए आई कैन हैव द इक्वेशन E इज इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा t। E नॉट इज द पीक वैल्यू ऑफ EMF, ओमेगा इज इट्स एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंड E इज इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ EMF। तो ये ऑल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ EMF इस सर्किट में एक ऑल्टरनेटिंग करंट देगा जिसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू I है। ओके, एंड जब ये करंट फ्लो करेगा इस सर्किट में, सो ये इस कैपेसिटर पे चार्ज आ जाएगा, द कैपेसिटर विल गेट चार्ज। मान लो किसी भी टाइम t पर इसके पास चार्ज है Q, दैट चार्ज कैन बी गिवन एज Q इज इक्वल्स टू CE। व्हाट इज E? E इज इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ EMF एट दैट टाइम। याद है ना आपको, कैपेसिटेंस में आपने पढ़ा है फॉर्मूला Q इज इक्वल्स टू CV। V इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। तो अभी पोटेंशियल डिफरेंस V नहीं लिख रहे हैं हम, क्या लिख रहे हैं E। E मतलब ऑल्टरनेटिंग पोटेंशियल, ऑल्टरनेटिंग EMF कितना लगा है इसकी प्लेट्स के अक्रॉस, E लगा है। तो मैं लिखूंगा यहां पर Q इज इक्वल्स टू CE, और इस इक्वेशन की हेल्प से वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द इक्वेशन फॉर करंट flowing through this circuit in which only capacitor is there। सिर्फ कैपेसिटर लगा है यहां पर। तो देखो अब आगे Q इज इक्वल्स टू CE से आगे किस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो Q इज इक्वल्स टू CE, एंड अगर मैं इस रिलेशन को डिफरेंशिएट कर दूं, डिफरेंशिएटिंग with respect to time, अब टाइम के साथ क्यों डिफरेंशिएट कर रहे हैं, dq बाय dt इज इक्वल्स टू d बाय dt ऑफ CE। टाइम के साथ क्यों डिफरेंशिएट कर रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या होता है, करंट होता है। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज दैट इज dq बाई dt, ये ही करंट है अभी एट द गिवन इंस्टेंट I, और इसको हमने लिख लिया है d बाई dt ऑफ CE। CE में व्हाट इज C? C इज कांस्टेंट, तो कांस्टेंट आ जाएगा बाहर, और E की वैल्यू है E नॉट साइन ओमेगा t फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो मैं यहां लिखूंगा E नॉट साइन ओमेगा t। अगेन व्हाट इज E नॉट? इट इज अगेन अ कांस्टेंट वैल्यू, इसको भी आप बाहर ला सकते हैं।
तो सी ई नॉट डी बाय डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी, और साइन का डिफ्रेंसिएशन होता है कॉस, और टी का जो कोफिशिएंट है वो भी बाहर आ जाएगा। तो ओमेगा सी ई नॉट, साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस, कॉस ओमेगा टी और टी का कोफिशिएंट ओमेगा, वो यहां आ जाएगा बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल। नाउ इट इज अ रिलेशन फॉर करंट, और करंट की अगर ये रिलेशन है, देखो यहां पर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फैक्टर है कॉस ओमेगा टी, तो आप याद करो हमने क्या इक्वेशन याद की हुई है, आई इज इक्वल्स टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी। ट्रिग्नोमेट्रिक फैक्टर से पहले जो भी लिखा होता है, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था, दैट इज पीक वैल्यू। किसकी पीक वैल्यू? भाई जिसकी इक्वेशन है उसी की पीक वैल्यू होगी। ये किसकी इक्वेशन है? करंट की इक्वेशन है, तो इट इज गोइंग टू बी द पीक वैल्यू ऑफ करंट ओनली। ईएमएफ की इक्वेशन अगर होगी तो ये ईएमएफ की पीक वैल्यू होती है। पोजीशन की इक्वेशन अगर होगी तो ये पोजीशन की पीक वैल्यू होती है। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फैक्टर से पहले जो भी चीज लिखी है वो पीक वैल्यू है, और यहां पर देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फैक्टर से पहले ये लिखा है, तो ये पीक वैल्यू है। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, ओमेगा सी ई नॉट, ओमेगा सी ई नॉट ये पीक वैल्यू है किसकी? करंट की, मतलब ये आई नॉट बनेगा। थोड़ा ध्यान से सोचते हैं इसको, क्यों बनेगा ये आई नॉट और कैसे बनेगा। ये इसमें ईएमएफ है, एंड वी ऑल नो दैट करंट कैन बी रिटन एज ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस। इधर करंट है, इधर ईएमएफ है, करंट ये रहा, ईएमएफ ये रहा, इट मीन्स ये जो बच रहा है ये, इसे किसी तरीके से ईएमएफ के नीचे, ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस, ईएमएफ के नीचे लाना है, वो रेजिस्टेंस होगा, दैट इज गोइंग टू बी द रेजिस्टेंस। तो इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूं लाइक दिस, ई नोट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी। देखो इसको मैंने ऐसे लिख दिया है, चेक कर लो। ओमेगा सी ई नोट कैन बी रिटन एज ई नोट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी। नाउ दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज करंट इज इक्वल्स टू ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस। जैसे लास्ट लेक्चर में किया था ना, इंडक्टेंस वाले चैप्टर, इंडक्टेंस वाले टॉपिक में, एसी फ्लोइंग थ्रू प्योर इंडक्टिव सर्किट वाले टॉपिक में, वैसा ही स्टेप आने वाला है ये। अब मैं इसको लिखूंगा I इज इक्वल्स टू ई नोट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी कॉस ओमेगा टी। अगर ये करंट है तो ईएमएफ के नीचे हमेशा रेजिस्टेंस होता है। अब इसको हम एक सिंबल देंगे, I इज इक्वल्स टू ई नोट अपॉन एक्स सी कॉस ओमेगा टी। चलो मैं आपको याद दिलाता हूं, लास्ट लेक्चर में हमारे पास था ई नोट अपॉन ओमेगा एल, और हमने कहा कि इसको बोलेंगे एक्स एल, एंड एक्स एल इज इक्वल्स टू ओमेगा एल हैज गॉट द डायमेंशंस ऑफ रेजिस्टेंस, क्योंकि ईएमएफ के नीचे तो रेजिस्टेंस ही आ सकता है अगर ये करंट है ना। वही चीज यहां हो रही है, अगर ये करंट है तो इसको मैंने पहले ऐसे लिखा, ईएमएफ अपॉन समथिंग, दैट समथिंग हैज टू बी द रेजिस्टेंस ओनली, क्योंकि अगर ये करंट है तो करंट की इक्वेशन होती है ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस। तो 1 अपॉन ओमेगा सी रेजिस्टेंस है, इससे इतना पता चल चुका है, और उसके लिए हमारा सिंबल आएगा एक्स सी। सी मतलब कैपेसिटर वाला सी है ये, एक्स सी। एक्स एल का नाम था इंडक्टिव रिएक्टेंस, एक्स सी का नाम होगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो वेयर xc is equals to 1 upon omega c has got the dimensions of resistance.
and it is known as, क्या बोलेंगे इसको, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इसको बोलेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस। It has got the dimensions of resistance and it is known as capacitive reactance. और E naught upon XC को finally we can say as I naught. Further, I is equals to I naught cos omega t। ये फाइनली मेरे पास इक्वेशन आ गई है। क्या मैं इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 से कंपेयर कर सकता हूं? ईएमएफ और करंट की इक्वेशन को कंपेयर करना है अगर, तो याद है मैंने आपको एक चीज बताई थी, एक चीज समझाई थी कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फैक्टर दोनों में सेम होना चाहिए। इसमें साइन है, इसमें कॉस है, तो क्या ये सेम है? नहीं, ये तो सेम नहीं है, तो इसको सेम करना पड़ेगा। या तो इसको कॉस कर लो या उसको साइन कर लो। मैं ईएमएफ की इक्वेशन को डिस्टर्ब नहीं करूंगा, मैं उसी को साइन में कन्वर्ट करूंगा। उसको साइन में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं? cos थीटा इज इक्वल टू साइन 90 प्लस थीटा। तो cos थीटा इज इक्वल टू साइन 90 प्लस थीटा लिख देते हैं। और दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज I इज इक्वल्स टू I नोट साइन थीटा की जगह, cos थीटा की जगह साइन 90 प्लस थीटा। तो 90 प्लस थीटा को मैंने लिख दिया थीटा प्लस 90। थीटा क्या है? थीटा इज ओमेगा टी। थीटा इज ओमेगा टी। तो I इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। नाउ दिस इज द फाइनल इक्वेशन। इसको मैं कहूंगा इक्वेशन नंबर 2। याद भी करेंगे, याद इसे भी करना है। अब मैं इसको कंपेयर कर सकता हूं इक्वेशन नंबर 1 के साथ, दोनों में साइन है। तो ऑन कंपेयरिंग आई फाइंड दैट इसका फेज है ओमेगा टी, इसका फेज है ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। तो करंट का फेज 90 डिग्री, पाई बाय 2 मतलब 90 डिग्री, प्लस मतलब ज्यादा है, आगे है। तो इट मींस जब ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो करता है प्योरली कैपेसिटिव सर्किट से, जैसे कि हेडिंग में लिखा है एसी थ्रू प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, जब ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो करता है एक प्योरली कैपेसिटिव सर्किट से, तो करंट ईएमएफ से 90 डिग्री आगे होता है फेज में। इसको अब हम लिखेंगे एज अ रिजल्ट। तो यहां से हमारे पास एक रिजल्ट है, व्हेन एसी फ्लोज थ्रू प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, करंट लीड्स ईएमएफ by a phase of pi by 2। ये रिजल्ट हमें याद कर लेना है। करंट लीड्स ईएमएफ बाय अ फेज ऑफ पाई बाय 2, या ये भी बोल सकते हो कि ईएमएफ लैग्स बिहाइंड करंट, ईएमएफ करंट से पीछे रह जाता है बाय अ फेज ऑफ पाई बाय 2। और EMF lags behind current by a phase of pi by 2। ये भी बोल सकते हो आप अपने रिजल्ट में, दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट लिख सकते हो। अब आगे हम बनाएंगे, इस रिजल्ट को शो करेंगे ग्राफ पर भी और फेजर डायग्राम पर भी। तो पहले ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफ जैसे कि पहले भी हमने बनाए हैं लास्ट 2 टॉपिक्स में। सो ऑन दिस ग्राफ अब हमें बनाना क्या है? पहले ईएमएफ को बनाते हैं, ईएमएफ का कर्व। तो ईएमएफ का कर्व जैसे लास्ट 2 टॉपिक्स में आपने बनाया है, ईएमएफ की इक्वेशन तो हम चेंज ही नहीं करते। एसी थ्रू प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में भी एसी की इक्वेशन यही थी। एसी थ्रू प्योरली इंडक्टिव सर्किट में जो लास्ट लेक्चर था, लेक्चर नंबर 18, वहां पर भी ईएमएफ की इक्वेशन यही थी।
और आज इस लेक्चर में भी ईएमएफ की इक्वेशन यही है। तो अगर इक्वेशन यही है तो ग्राफ भी जो लास्ट 2 लेक्चर से बन रहा है वो ही बनेगा ईएमएफ का ग्राफ। ये हो गया हमारा ईएमएफ का ग्राफ, साइन ग्राफ। इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं कि E इज इक्वल्स टू ई नोट साइन ओमेगा टी का कर्व मैंने ड्रॉ कर लिया है। दिस इज EMF, ये EMF की मैक्सिमम वैल्यू है और ये EMF की मैक्सिमम वैल्यू है दूसरे डायरेक्शन में, ये ओरिजिन। एंड दिस एक्सिस इज टाइम एक्सिस। ओके, अब ध्यान देना है करंट के ग्राफ पर। करंट का ग्राफ यहां से सोचेंगे तो थोड़ा टिपिकल लग रहा है, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 का ग्राफ क्या बनेगा। इससे एक स्टेप पहले चले जाओ। साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 है क्या, वो तो कॉस ओमेगा टी है। तो आई इज इक्वल्स टू आई नोट कॉस ओमेगा टी से आप ग्राफ सोचो, मतलब कॉस वाला ग्राफ बनेगा, कॉस वाला ग्राफ। तो कॉस वाला ग्राफ बनाने के लिए यहां से स्टार्ट करेंगे कॉस के ग्राफ को, इन पॉइंट्स से होता हुआ यह ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा। ये आपका कर्व हो गया I इज इक्वल्स टू आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 आई नोट के साथ। दिस इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आई नोट, पीक वैल्यू ऑफ करंट है ना, ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। एंड दिस इज मैक्सिमम वैल्यू इन द अदर डायरेक्शन, ये दूसरे डायरेक्शन में मैक्सिमम वैल्यू आ गई करंट की। तो ईएमएफ के साथ साथ हमने यहां पर करंट को भी प्लॉट किया है इस वाली एक्सिस पर। ये बन गया ग्राफ। देखो ग्राफ में इट इज क्लियर कि ईएमएफ मैक्सिमम वैल्यू पर बाद में पहुंचता है, करंट ऑलरेडी अपनी मैक्सिमम वैल्यू से स्टार्ट करता है। तो इट मींस करंट इज लीडिंग ईएमएफ, करंट ईएमएफ को लीड कर रहा है बाय फेज ऑफ पाई बाय 2। इसी को अगर आप फेजर डायग्राम पे शो करोगे, फेजर डायग्राम, ये मेरी रेफरेंस लाइन है, ओरिजिन के लिए ये वाली लाइन भी ड्रॉ कर दी है। ईएमएफ का फेजर तो वैसा ही बनेगा जैसा लास्ट 2 टाइम्स आपने बना दिया। ओमेगा टी फेज पर ये ईएमएफ की मैक्सिमम वैल्यू और इसका फेज है ओमेगा टी एंड उससे भी 90 डिग्री आगे, ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री आगे करंट है। 90 डिग्री आगे मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, आगे का मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, पीछे का मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसको याद रखना। ओके, तो उससे भी 90 डिग्री आगे मतलब इस लाइन से 90 डिग्री आगे मतलब परपेंडिकुलर, ये करंट है। करंट की पीक वैल्यू ईएमएफ की पीक वैल्यू से हम कम शो कर रहे हैं, हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि आई नोट इज लेस देन ई नोट। ओके, जनरली होता भी है। तो ये कितना एंगल है, दिस इज 90 डिग्री। तो ये कंप्लीट एंगल कितना हो गया, ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। देखो करंट का फेज यही है ना, ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन ई नोट एंड आई नोट, द फेज डिफरेंस इज पाई बाय 2। कौन आगे है, देखो एंटी क्लॉकवाइज जाओ, करंट आगे है, ईएमएफ पीछे है। तो ये सब कुछ जो यहाँ रिजल्ट में लिखा है, वो आप अपने ग्राफ पर भी देख सकते हो, वो आप अपने फेजर डायग्राम पर भी देख सकते हो। लास्ट 3 लेक्चर्स में जो रिजल्ट ग्राफ और फेजर डायग्राम बनाए हैं बच्चों, ये आपको अब आगे नेक्स्ट लेक्चर करने से पहले एज अ रिजल्ट ये तीनों चीजें हर टॉपिक से, रेजिस्टेंस का भी रिजल्ट, ग्राफ और फेजर डायग्राम, इंडक्टर के लिए भी रिजल्ट, ग्राफ और फेजर डायग्राम, और जब एसी फ्लो करता है ओनली कैपेसिटिव सर्किट से तो उसके लिए भी रिजल्ट, ग्राफ और फेजर डायग्राम। बिल्कुल माइंड में याद रहना चाहिए, इसको बिल्कुल नहीं भूलना है। अगर ये भूल जाओगे तो ये तो इस चैप्टर की बेसिक रिक्वायरमेंट है, फिर इस चैप्टर के जो आगे कॉन्सेप्ट्स आने वाले हैं उन्हें ग्रैब करने में बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। अभी वीडियो को पॉज करेंगे और ये जो मैंने आपको कंप्लीट डेरिवेशन दे दिया है इसको कॉपी करेंगे अपने नोट्स में, और फिर उसके बाद हम देखते हैं आगे आज इस लेक्चर में अभी क्या कुछ रिमेनिंग है।
सो आई होप यहाँ तक आपने कंप्लीट कर लिया है। अभी इसको रब करते हैं और देखते हैं आगे क्या चीज़ें बची हुई हैं। तो अभी हमें थोड़ा ध्यान देना है बच्चों इंडक्टिव रिएक्टेंस पे, जैसे आपने लास्ट लेक्चर में करा था वैसे ही कैपेसिटिव रिएक्टेंस पे थोड़ा ध्यान देना है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस को थोड़ा सा समझ लेते हैं। व्हाट इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस? कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो अभी अभी हमने डिफाइन किया है दैट इज एक्स सी एंड इट इज इक्वल्स टू 1/ओमेगा सी। सी तो होता है कैपेसिटेंस और एक्स सी होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस मतलब इसके डायमेंशंस क्या है, रेजिस्टेंस वाले, तो इसकी एसआई यूनिट तो ओम ही आएगी। किसकी एसआई यूनिट? एक्स सी की एसआई यूनिट ओम है। कैपेसिटेंस की एसआई यूनिट तो फेरेड है, बट 1/ओमेगा सी जो इसको आप लिखते हो एक्स सी, इसकी एसआई यूनिट ओम है। क्यों? क्योंकि ये तो रेजिस्टेंस वाले डायमेंशन रखता है। तो ये रेजिस्टेंस किसका है? दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर इन दिस सर्किट। कैपेसिटर के रेजिस्टेंस को कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोला है। जिस तरीके से इंडक्टर या कॉइल के रेजिस्टेंस को इंडक्टिव रिएक्टेंस बोला था XL, XL इज इक्वल टू ओमेगा L, वैसे ही कैपेसिटर के रेजिस्टेंस को कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोला है। XC, XC इज इक्वल टू 1/ओमेगा-C। XL इज इक्वल टू ओमेगा L, वो भी ओमेगा पे डिपेंड करता था, और XC इज इक्वल टू 1/ओमेगा-C, ये भी ओमेगा पे डिपेंड करता है। बट द डिफरेंस इज वो था प्रोपोर्शनल टू ओमेगा और ये है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। यहां से हमें दिखता है कि XC इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। भाई C तो कांस्टेंट रहेगा ना इस कैपेसिटर का। एक बार आपने कैपेसिटर ले आए उठाकर, अब कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स थोड़ी बहुत याद है तो इट इज एप्सिलॉन नॉट A/D। अगर ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो ना तो इसका एरिया ऑफ द प्लेट्स बदलना है, ना इसकी प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस D बदलना है, ना प्लेट्स के बीच में अब जो मीडियम है वो बदलेगा, क्योंकि अब तो आपने इसको सर्किट में लगा ही लिया है। तो कैपेसिटेंस तो कांस्टेंट है, ये टर्म तो कांस्टेंट है, बट ओमेगा इस ऑल्टरनेटिंग सोर्स की एंगुलर फ्रीक्वेंसी ये चेंज की जा सकती है। इट कैन बी चेंज्ड। और अगर आपने इसको चेंज करा तो क्योंकि XC इज इक्वल टू 1/ओमेगा-C है, तो इस कैपेसिटर का रेजिस्टेंस मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस चेंज होगा और इनवर्सली प्रोपोर्शनल के अकॉर्डिंग चेंज होगा। मतलब ओमेगा इंक्रीज करोगे तो XC डिक्रीज होगा। इसके लिए हमारे पास ग्राफ है, ग्राफ बिटवीन एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड XC। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ है, तो ग्राफ इज गोइंग टू बी लाइक दिस। ये ग्राफ आप किसी भी एक्सिस पर टच नहीं करोगे, ठीक है? ना तो इधर टच होगा ना इधर टच होगा, ध्यान से देख लो। ये ग्राफ है, XC इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी का AC होगा उतनी ही कम कैपेसिटिव रिएक्टेंस होती जा रही है। मतलब ये कैपेसिटर उतना ही कम रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। इट मीन्स अगर हमारे पास हाई फ्रीक्वेंसी AC है, जैसे कि 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी AC है एक तरीके से, तो अगर हमारे पास हाई फ्रीक्वेंसी AC है तो हाई फ्रीक्वेंसी AC को ये कम अपोज करेगा, कम फ्रीक्वेंसी वाले AC को ज़्यादा अपोज करेगा, और जिसकी फ्रीक्वेंसी बिल्कुल भी नहीं है उसको बहुत ज़्यादा अपोज करेगा, जाने ही नहीं देगा। और ऐसा करंट जिसकी कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती, मतलब जीरो फ्रीक्वेंसी होती है, दैट इज डायरेक्ट करंट। दैट इज वाई एक कैपेसिटर डायरेक्ट करंट को अपने थ्रू नहीं जाने देता, स्टेडी करंट को, कांस्टेंट करंट को अपने थ्रू कभी पास नहीं होने देगा। वो सिर्फ उस करंट को पास होने देगा दैट इज चेंजिंग विद टाइम एंड चेंजिंग इट्स डायरेक्शन पीरियोडिकली। और ऐसा करंट कौन है? ऑल्टरनेटिंग करंट। तो ऑल्टरनेटिंग करंट जिसकी फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी उसको वो आराम से जाने देता है। तो यहां पर हमारे पास रिजल्ट है, कंक्लूजन है जो आपको याद रखना है। नंबर 1, ये सारे कंक्लूजन्स कैपेसिटर के लिए हैं। कैपेसिटर अलाउज AC टू पास थ्रू इजीली। क्यों? बिकॉज
एक्स सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा, इसलिए एंड कैपेसिटर डज नॉट अलाउ डायरेक्ट करंट, मतलब कांस्टेंट करंट, स्टेडी करंट, टू पास थ्रू। क्यों? क्योंकि ये उसके लिए बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। एज इट ऑफर्स इनफाइनाइट रेजिस्टेंस टू डीसी, क्योंकि उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी तो जीरो है ना, तो एक्स सी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ओमेगा सी, ओमेगा जीरो है तो एक्स सी क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। और जिसको इसने इनफाइनाइट रेजिस्टेंस दे दिया वो कैसे पास होगा? वो पास नहीं होगा। तो अगर कैपेसिटर से डीसी आ रहा है ये पास नहीं होगा आगे, ठीक है, आगे नहीं जाएगा ये। लेकिन एक कैपेसिटर से अगर एसी आ रहा है तो एसी तो फ्लो कर जाएगा। मान लो ऐसे करके एसी आ रहा है तो एसी तो निकल जाएगा यहाँ से, ऐसे ऐसे मान लो, ऐसे डायग्राम को समझ सकते हो आप, है ना, जस्ट एक डायग्राम है, ठीक है। एसी ऐसे निकल जाएगा लेकिन डीसी को इसने ब्लॉक कर दिया है, जैसे कि एक दीवार खड़ी है सामने और डीसी को आगे नहीं जाने देगा, आगे कोई करंट नहीं जा पाएगा। ओके, तो इट अलाउज एसी इजीली टू पास थ्रू इट, क्योंकि एसी के लिए एक्स ओमेगा अगर हाई है, इफ ओमेगा इज हाई तो एक्स सी इज वेरी स्मॉल या वेरी लो, कम रेजिस्टेंस ऑफर करता है, एसी को जाने देगा। डीसी को इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करता है, नहीं जाने देगा। ओके, तो ये हमारा कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बारे में थोड़ा सा डिटेल था जो आपको पता होना चाहिए कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या है। तो अभी तक लास्ट 3 लेक्चर से जो चीजें हमने सीखी हैं मेन वो क्या है? देखो, आर होता है रेजिस्टेंस, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन ओमेगा, इसका ओमेगा से कोई रिलेशन ही नहीं है, इंडिपेंडेंट ऑफ ओमेगा, इसका इस ओमेगा से कोई रिलेशन ही नहीं है आर का। नेक्स्ट, एक्स एल इज इक्वल्स टू ओमेगा एल होता है इंडक्टर का रेजिस्टेंस, जिसको आपने बोला इंडक्टिव रिएक्टेंस। और एक्स एल क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा, ये देखो इस फॉर्मूले से क्लियर है ना। और नेक्स्ट जो अभी अभी सीखा है, एक्स सी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ओमेगा सी, ये होता है कैपेसिटर का रिएक्टेंस या कैपेसिटर का रेजिस्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और ये क्या है? इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। ओके, तो याद रखिएगा, रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टर का रेजिस्टेंस ओमेगा पे डिपेंड नहीं करता, इंडक्टर का रेजिस्टेंस ओमेगा पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कैपेसिटर का रेजिस्टेंस ओमेगा पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं तीनों, इनको मत भूल जाना। एंड विद दिस द लेक्चर इज कंप्लीटेड नाउ। इसके साथ आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। तो वीडियो क्लोज करने से जस्ट पहले अगेन आई एम हैविंग अ रिक्वेस्ट टू यू कि बच्चों, इफ यू आर फीलिंग ग्रेट आफ्टर अटेंडिंग दीज लेक्चर्स, अगर आपको लगता है कि हाँ रियल में इन लेक्चर्स को अटेंड करने के बाद हमारे क्लास 12th के फिजिक्स के नॉलेज में कुछ तो बेनिफिट होता ही है, तो देन प्लीज़ लाइक दीज वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि इस चैनल पर फिजिक्स सीखो पर हम लोग क्लास 12th फिजिक्स का कंप्लीट सिलेबस कवर करने वाले हैं। तो जिन बच्चों को भी इस साल 2025 में क्लास 12th के फिजिक्स के बोर्ड के एग्जाम्स में अपीयर होना है, आपके लिए बहुत अच्छा चैनल है कि आपको यहाँ पर सारा कवरेज मिल जाएगा अपने सिलेबस का। तो जो भी टॉपिक आपको करना है, आप चाहते हैं कि वो अब आपसे इस लास्ट स्टेज पर मिस ना हो, तो फिर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट जब भी उस टॉपिक पर वीडियोस आएंगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और इस बार वो टॉपिक आपका मिस नहीं होगा। मिलेंगे फिर हम अब नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय बाय।